क्या चाह रहे हैं? आप भी नहीं ये तो आते हैं ना हमारे बुलाओगे तो आएंगे। थोड़ा सा आगे ठीक है, आप लोग कैमरा से कर रहे हैं? ठीक है। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को प्रदेश प्रभारी आदरणीय संजीव झा जी संबोधित करेंगे। साथ में प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल साहू जी, प्रदेश के सचिव उत्तम जायसवाल जी और मैं सूरज उपाध्याय मुख्य प्रवक्ता। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। जैसे कि अभी सूरज भाई ने बताया कि रात में एक जानकारी आई कि कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे ख्याल से 60 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, तो 60 दिन की मुख्यमंत्री बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये आनंद फानन में मुख्यमंत्री बनाना कई तरह के सवाल खड़े करता है। पहला सवाल कि क्या कांग्रेस कोई डैमेज कंट्रोल कर रही है? क्या ये अब कांग्रेस मान रही है कि भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा नहीं है? क्या ये कांग्रेस मान रही है कि पिछले 4.5 साल में छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ है? छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया गया था, वादा को पूरा नहीं किया गया है। और ऐसे में जब चुनाव का समय है, तो जब भूपेश बघेल जी पे जनता का भरोसा खत्म हो रहा है, तो अब टी.एस. सिंहदेव जी को आगे किया जा रहा है। क्योंकि महाराज साहब पहले भी कई बार सार्वजनिक मंच पे खुद भी कह चुके हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है। आप सबको याद होगा, वो चिट्ठी में लेकर के आया हूँ जब वो अपनी एक मंत्रालय को, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय को जब वो छोड़ रहे थे, तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर वो उन्होंने माना था कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे, चीफ सेक्रेटरी उनके बिना निर्णय ले रहे हैं, जिसके कारण जो 36 वादों में, और 36 वादे जब किए गए थे तो उस मैनिफेस्टो कमेटी के मेरे ख्याल से चेयरमैन हुआ करते थे भूपेश बघेल जी। उन्होंने कहा कि उस मैनिफेस्टो को हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो मुझे ये लगता है कि अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में अगर इतना बड़ा गैप है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ये मानती है कि 4.5 साल भूपेश बघेल अपनी मुख्यमंत्री पद बचाने की लड़ाई में जद्दोजहद में लगे रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि आज छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र बन के रह गया है। आज छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया गया था, आधे से ज्यादा वादा केवल घोषणा पत्र में है, और जो वादा पूरा भी किया गया वो आधे अधूरे किए गए। हसदेव के जंगल जब काटे जा रहे थे तो राजा साहब जाकर वहां बोले थे कि जंगल नहीं काटा जाएगा, जंगल काटे गए। तो क्या अब कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि जो जंगल काटे गए उसके लिए माफी मांगेंगे, और आगे क्या जंगल कटना रुकेगा? क्योंकि जब मुझे लगता है इनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो जो वादा
राजा साहब ने हस्तक्षेप की जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता से किया है, क्या उस वादों को भी पूरा किया जाएगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज कांग्रेस में कई तरह के गुट हैं। मुझे कई लोगों ने ये भी जानकारी दी और आप लोगों के संज्ञान में होगा कि कई सारे और वरिष्ठ मंत्री जो पहले मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो भी नाराज हैं। तो क्या फिर कोई और इसी तरह से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि अगर उप मुख्यमंत्री के झुंझुना से नाराजगी खत्म हो सकती है, मुझे लगता है फिर कई सारे और मुख्यमंत्री इस तरह से बनेंगे। चौथी बात मैं देख रहा हूं कि आज कांग्रेस एक युद्ध का अखाड़ा बन गया है, कुरुक्षेत्र बन गया है। वो प्रभारी जी हरियाणा से आते हैं तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को कुरुक्षेत्र बना दिया गया है। आप सबको भी संज्ञान में होगा, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बातें आई थी कि संगठन के जो अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश के प्रभारी हैं उनके बीच कुछ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पहले वो लिस्ट प्रदेश अध्यक्ष के जरिए संगठन की लिस्ट जारी की जाती है, फिर उनके द्वारा रोका जाता है। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस एक अखाड़ा बन गया है। तो ऐसे में अब प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि दो असहमत व्यक्ति को इकट्ठा करके सहमति की तरफ कैसे जाएगा, और अगर दो असहमत व्यक्ति इकट्ठा होगा तो फिर इसका हर्जाना राज्य की जनता क्यों होगी, या ये दो दिशाओं में चलेगा। राजा साहब अपने एजेंडा पे काम करेंगे और भूपेश जी अपने एजेंडा पे काम करेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस की लीडरशिप में भी, कांग्रेस के संगठन में भी एक तरह से कंफ्यूजन का माहौल है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि आज क्षेत्र की, राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि बाकी जो अब वादे हैं, क्या वो वादे अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस वादे को पूरा किया जाएगा। इस संशय के माहौल में जो पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़ को लूटा गया है, मुझे लगता है कि उसकी भरपाई होगी। ये भी तय नहीं कर पा रही है कांग्रेस कि अगर उप मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है तो आखिर फिर आगे चेहरा उनको बनाया जाएगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो इन सारे वाक्यों से ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जमीन खिसक गई है। वो कहते थे भूपेश है तो भरोसा है, जनता कह रही है भूपेश है तो धोखा है, भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के डैमेज कंट्रोल से जनता का विश्वास बहाल नहीं होगा। जनता ने जिन उम्मीदों से कांग्रेस की सरकार बनाया था, एक एक उम्मीदों को कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार के मुखिया ने उस सभी वादों को, सभी भरोसा को उन्होंने तोड़ा है। और यही कारण है कि अब छत्तीसगढ़ की जनता एक विकल्प की तलाश में भी है। और मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी मजबूत विकल्प भी है। और 2 तारीख को, 2 जुलाई को बिलासपुर में संवाद के लिए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब आ रहे हैं। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी वहां आने की इन्विटेशन देता हूं और आपके जरिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को भी ये निवेदन करता हूं कि आए और किस तरह से हम अब राज्य को जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस तरह से काम करना चाहिए, तो विस्तार से बात और चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ उससे आप लोग अपनी जगह और अपने आप को कहाँ पाते हैं, आप लोगों को कितना लाभ? देखिए, हम तो डे 1 से ये कहते आ रहे हैं कि भूपेश बघेल जी या कांग्रेस की सरकार 5 साल में 15 साल के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद अगर भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री केवल इसलिए बने रहे, सत्ता में केवल इसलिए रहे क्योंकि पूरे देश की कांग्रेस का संगठन छत्तीसगढ़ की सरकार से चल रही थी। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को यह एहसास हो गया है कि जनता का भरोसा भूपेश बघेल जी पे नहीं है, तो वो अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं।
लेकिन मैं जनता में जा रहा हूँ, जनता इस बात को लेकर बहुत नाराज है। मुझे पूरा विश्वास है, तभी मैंने कहा कि जो हम डे वन से कहते आ रहे थे, अब कांग्रेस ने उस पर मुहर लगाई है, लेकिन जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। ये संजीव जी, आप कह रहे थे कि बहुत सारे नेता नाराज है, क्या उन लोग से आप संपर्क करेंगे कांग्रेस की? देखिए, बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है और मैं कई मौकों पर आपसे कह चुका हूँ, ना केवल कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी में, अन्य पार्टी में बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको इस तरह की कई जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि हमने सबको यही कहा है कि अगर आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी इस प्रदेश को केवल लूटा है, तो आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म है जहां जिसके जरिए हम लोग नए छत्तीसगढ़ निर्माण करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जो छत्तीसगढ़ की को बेहतर देखना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को बचाकर यहाँ हरा भरा रखना चाहते हैं, वो सब लोग हमारी पार्टी से। आपसे मेरे दो सवाल हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के समेत कांग्रेस के अन्य लीडर भी आप लोग के संपर्क में थे क्या? पहली बात। दूसरी बात, हसदेव को लेकर आपने एक बड़ा बयान दिया है, तो क्या मानते हैं कि उप मुख्यमंत्री बनने से हसदेव की कटाई रुकेगी? देखिए, मुझे लगता है कि न केवल टीएस सिंहदेव बल्कि कांग्रेस के मुखिया और सबसे बड़े नेता राहुल जी आकर के उन्होंने कहा था कि जंगल नहीं कटने देंगे। तो मुझे ये लगता है कि टीएस सिंहदेव को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो कांग्रेस स्टैंड क्लियर करे कि क्या ये संदेश है फिर, क्योंकि टीएस सिंहदेव साहब का भी ये स्टेटमेंट था कि अगर गोली चलेगी तो पहली गोली हम खाएंगे। जंगल कटा, ना तो गोली चली ना खाने आए, लेकिन वहां से जनता जरूर गुजर गया, लोगों का घर जरूर गुजर गया। तो क्या अब आगे जो जंगल की कटाई है वो रुकेगी कि नहीं रुकेगी? मुझे लगता है इस पर कांग्रेस का अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। नहीं तो राहुल जी जो कहे, लोग उससे ठगा हुआ महसूस तो कर ही रहे हैं, फिर राजा साहब पे फिर कैसे समझा कि जनता, वहां की जनता भरोसा करेगी? मुझे लगता है उस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। संपर्क में बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता संपर्क में हैं, क्योंकि कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है किसी से, तो किसी का या अपने अभी ज्वाइनिंग पे अभी फाइनल अपनी कंसेंट नहीं दिया, चर्चा करना चाहिए। नहीं, जो नाराज व्यक्ति हैं वो संपर्क में थे क्या? बहुत, मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग नाराज हैं, बहुत सारे लोग नाराज हैं, बहुत सारे लोग नाराज लोग संपर्क में भी हैं। जो संपर्क में है और नाराज हैं, तो बिलासपुर में जो आपकी कार्यक्रम आयोजित है उसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसी कोई सूची आपके पास है? नहीं, हमने कहा कि अभी कोई हमारे पास फाइनल कंसेंट नहीं आया। देखिए, कई लोग इंतजार करते हैं कि वो सरकार का जब अंतिम समय आएगा तब कई लोग विधायक हैं, कई मंत्री हैं, कई अन्य पदों पर हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब वो सही समय आएगा तो जानकारी आपको यूसीसी पर जो मुख्यमंत्री का बयान आया था कि हिंदू मुसलमान न करके छत्तीसगढ़ का जो योगदान है वो आदिवासियों का है, यहाँ भी देवी देवता पूजे जाते हैं, वो अलग तरीके से पूजे करते हैं। कल मोहम्मद अकबर का भी ये बयान आया कि आखिर 76 साल से तो चल ही रहा था, अब क्यों जरूरत आ पड़ी? आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा ये मानना है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा बाबा साहब ने की है। हाँ, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए? तो जो बिकॉज अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग जोग्राफिकल बाउंड्रीज की अलग अलग मान्यताएं हैं, तो ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मॉडल बनाना चाहिए। ये केवल चंद लोग दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में बैठकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्ट नहीं करें। तो इन प्रिंसिपल हम सहमत हैं, क्योंकि संविधान में इसकी चर्चा है। लेकिन इस बात से हम सहमत हैं कि इसको ड्राफ्ट करने से पहले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी विविधता है, सभी विविधताओं को समावेश करना चाहिए। ये विपक्षी एकता जो हो रही है उसमें कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी केसीआर को अलग करने की बात कर रहे हैं, और आप लोग भी कहीं कहीं शामिल हो रहे हैं, कहीं शामिल नहीं हो रहे हैं। और देखिए, मुझे ये लगता है कि आखिर ये एकता की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है कांग्रेस उस बात को समझना चाहिए। अगर पार्टी अलग है तो वैचारिक भिन्नता को क्या है? हम वैचारिक तौर पर हर बात से सहमति नहीं रखते, इसलिए पार्टी बनी। लेकिन उसके बावजूद आज ये कवायद क्यों हो रही है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए? समझिए आप, पिछले 5 साल में आप देखिए तो नरेंद्र मोदी जी की पूरी कोशिश रही है कि जनतंत्र को खत्म कर दें, क्योंकि डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष है, सहमति और असहमति है।
तो विपक्ष को हम, अगर किसी राज्य में विपक्ष की सरकार बन गई तो आप उसको या तो डरा रहे हैं अपने ईडी के जरिए, अपने सीबीआई के जरिए, फिर कंधे पर बंदूक रख रहे हैं, कह रहे हैं या तो हमारे पास आ जाओ नहीं तो तुम्हारी जगह जेल में है। आज रातों रात पैसे से खरीद कर सरकार बदल दी जाती है। महाराष्ट्र आपके सामने उदाहरण है, गोवा आपके सामने उदाहरण है, मध्य प्रदेश आपके सामने उदाहरण है, कर्नाटक आपके सामने उदाहरण है। अपने गवर्नर के जरिए विपक्ष की चुनी हुई सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है इस देश का जो फेडरलिज्म है वो संविधान का बेसिक ढांचा है, वो मूल ढांचा है। तो आज संविधान के मूल ढांचा खत्म करने की साजिश की जा रही है। जिस तरह से दिल्ली में दिल्ली सरकार की शक्ति को 2015 में पहले एक इलीगल ऑर्डर के जरिए छीन दिया गया, हम कोर्ट गए, कोर्ट में 8 साल की लड़ाई के बाद संवैधानिक पीठ ने यह फैसला किया कि दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं और केंद्र सरकार के क्या अधिकार हैं। क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर हुई। जब क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर जब हो गया, व्याख्या हो गई, तो उसमें काम होना चाहिए था, लेकिन 8 दिन के अंदर अध्यादेश गया है। ऑर्डिनेंस भादवा, सुप्रीम हाईकोर्ट वर्सेस भादवा का डिसीजन में कहा गया तो ऑर्डिनेंस आपातकाल की स्थिति मानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के बाद ऐसी कौन सी आपात स्थिति थी जो ऑर्डिनेंस लाया गया? इसका मतलब यह है कि संविधान पीठ के फैसले का अपमान करने की साजिश की गई। दिल्ली की जनता ने जिस पार्टी को 90% से ज्यादा सीट दिया, उस दिल्ली की जनता के मैंडेट का अपमान करने की कोशिश की गई, जनता को अपमान करने की कोशिश की गई। तो अगर इस देश के फेडरलिज्म खत्म करने की कोशिश करेगा, इस देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश करेगा, इस देश के जनतंत्र खत्म करने की कोशिश करेगा, जनतांत्रिक व्यवस्था खत्म करने की कोशिश करेगा, तो सभी पार्टियों को फिर अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर उठ जाना चाहिए। क्योंकि जनतंत्र रहेगा, जनतांत्रिक व्यवस्था बचेगी, फेडरलिज्म बचेगा, संविधान बचेगा, तो हम चुनाव लड़ लेंगे। तो मुझे ये लगता है अगर कांग्रेस को इस बात की समझ नहीं है तो इस देश के लिए दुर्भाग्य है। कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि आखिर वो किस ओर है, संविधान बचाने वालों के साथ या संविधान की हत्या करने वालों के साथ, जनतंत्र बचाने वालों के साथ, जनतंत्र की हत्या करने वालों के साथ। ये लड़ाई मुझे लगता है कि दलगत भावना से ऊपर की लड़ाई है, और कांग्रेस को इस बात की समझ हो जाए तो ठीक, नहीं तो हम सब इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसी में छोटा सा रिएक्शन है, तो फिर क्या आप लोग साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्योंकि समझाने की कोशिश, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ये तमाम लोग राहुल गांधी से मिल चुके हैं, खड़गे से मिल चुके हैं, लाइन तो वही है, जाना तो सब उसी लाइन पे जा रहे हैं। तो आप लोग साथ चलेंगे कि नहीं? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि इस देश के संविधान, इस देश के जनतंत्र के कई मूल्य चुकाने पड़े हैं। तो अगर इस देश की जनतंत्र या इस देश के संविधान पे खतरा आएगा तो हमने कहा कि हम अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा या वैचारिक डिफरेंस खत्म करके इकट्ठा होंगे। लेकिन आप अगर उस लड़ाई को लड़ते हुए नहीं दिखेंगे तो सत्ता पाने की लड़ाई के लड़ने हम नहीं जा रहे कि चलो एक व्यक्ति को हराना मकसद नहीं है, उस व्यक्ति के निरंकुश मानसिकता को हराने के लिए हम सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो केवल सब इकट्ठा हो जाओ, एक व्यक्ति को हराना चाहिए, सत्ता पाना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था, संविधान को बचाना। अगर वो कांग्रेस लड़ती हुई नहीं दिखेगी तो फिर उस कांग्रेस के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। चेहरा कौन रहेगा अगर ऐसा होता? नहीं, बात तो पहले है कि संविधान बचाने की लड़ाई के साथ पहले है कि नहीं है, फिर चेहरे की बात होगी। देखिए, पूरे जनतांत्रिक व्यवस्था में मुझे लगता है कि चेहरा कौन होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इस देश के संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण, संविधान के कारण हम सब लोग आज बातचीत कर पा रहे हैं। इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था के कारण फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा, हम सब बात कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज इस देश में 2014 में जिसको आप सबसे बड़ा चेहरा कहते हैं, जो वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि बहुत हुई बेरोजगारी का हाल, अब की बार मोदी सरकार, वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि जो इन मुद्दों के साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लड़ाई हमारे अपनी विचार और अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर की लड़ाई है। आप लोग किसके बी पार्टी हैं? कांग्रेस ने कहा है कि आप बीजेपी के बी पार्टी। अब ये उन दोनों से पूछना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कहता है बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहता है कांग्रेस की बी टीम है, पर दर्शाता है कि दोनों हमसे घबराए हुए हैं। लेकिन दोनों की चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती हम है। लेकिन अभी तो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के साथ रहना है या नहीं रहना है, वो सोचना पड़ेगा। आप हमारी बात को उनकी समझिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ रहना या नहीं रहना। कौन संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। सत्ता पाने की लड़ाई में हम नहीं जाना चाहते हैं। संविधान बचाना है तो जो
व्यक्ति निरंकुश है, उस निरंकुश व्यक्ति की औकात दिखाना बहुत जरूरी है। और मैं ये मानता हूँ कि इस तंत्र के देश के जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है। जब जब इस देश में कोई शासक निरंकुश होने की कोशिश किया है, इस देश की जनता ने उसको अपना औकात बताया है, तो मुझे लगता है कि जो इस लड़ाई में जनता नेता साथ करें, हम उनके साथ करें। इसका मतलब नीतीश कुमार सत्ता पाने के लिए पूरी कवायद कर रहे हैं। देखिए, जब ऑर्डिनेंस की बात लेकर हम गए थे तो सभी कांग्रेस को छोड़कर सभी अपोजिशन ने कहा कि हम इसके साथ खड़े हैं। तब हमने कहा कि ये लड़ाई अब दो तरह की लड़ाई है। पहली, जब ऑर्डिनेंस के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं तो उनके अहंकार की हार चुकी है, और फिर ऐसे व्यक्ति को भी हराना इसलिए जरूरी है कि 5 साल में इस देश के जनतंत्र को खत्म करने की पूरी साजिश करी है। जितने भी इंडिपेंडेंट एजेंसी थी, सभी इंडिपेंडेंट एजेंसी को अपनी पार्टी के इकाई बनाकर काम किया है। तो ऐसे मानसिकता को हराने की जरूरत है। तो इसलिए हम सब लोग फिर उस लड़ाई के साथ हैं। उसी से काट लेंगे, बहुत हो गया। बोल दीजिए, बहुत महंगाई